हमारी क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं उनका भी पता चलेगा। व्हेन आई विल बी हैविंग अ लुक एट द आंसर शीट्स ना, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, बताओ बेटा, व्हाट इज अ वेक्टर? जिन जिन को पता है हैंड रेज करो, मैं पूछ लेता हूँ। व्हाट इज अ वेक्टर? हाँ राधिका। सर वेक्टर्स होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, शालिनी। हाँ बेटा, A शालिनी बता। quantity that has magnitude and direction both. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इस चैप्टर का एजेंडा ये है, ये हमारा फॉर्मली तो चैप्टर है नहीं कहीं भी। फिजिक्स की बुक में देखोगे वेक्टर्स नाम से कोई चैप्टर नहीं है बेटा। वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा बहुत देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सब्स्टिट्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वी विल बी लर्निंग दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी लर्निंग सम बेसिक्स ऑफ कैलकुलस ऑल्सो। कैलकुलस के भी थोड़े थोड़े बेसिक्स देखेंगे ताकि वो थोड़ा आपको रिवीजन हो जाए। आपका तो जेई बैच है तो इतना इशू नहीं है, बट नीट बैचेज में वी हैव टू डिस्कस इट थोरोली। यहाँ पे थोड़ा फास्ट तरीके से एक बार रिवाइज करते हुए निकल जाएंगे ताकि हमें वी विल गेट सम फाउंडेशन जिसको हम यूज कर पाए अपने अगले चैप्टर्स में। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, इसी साल में इसको खत्म कर लेंगे। अगले साल जैसे ही 1 जनवरी के बाद हमारी क्लास होगी, वी विल बी स्टार्टिंग विद मोशन इन 1D, फिर मोशन इन 2D, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये सब करते हुए बढ़ जाएंगे आगे। चलो ठीक है, तो 1 महीने में हम 3 चैप्टर कर पाएंगे इस बार, तो एटलीस्ट वी विल बी फिनिशिंग। हमारा ठीक चलेगा, जनवरी फरवरी मार्च में काफ़ी चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। चलो, आपने बताया वेक्टर्स, वेक्टर्स आर समथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हमें वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट आ गई। वी वर स्टडिंग व्हेन वी वर स्टडिंग फिजिकल वर्ल्ड, हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दैट हैज समथिंग ए न्यूमेरिकल एंड अ यूनिट एसोसिएटेड। तो कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है हमारी जिनको अगर डायरेक्शन के बिना बताया जाए तो उनका कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा आप जहाँ बैठे हो, है ना, वहां से आप 5 कदम चलो। मैं बोलूँ कि बेटा आप जहाँ पे बैठे हो वहां से खड़े हो और 5 कदम चलो, तो क्या आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन बताई नहीं है। तो यू कैन मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस। आपके पास पॉइंट जहां बैठे हो, इस पॉइंट से जाने के लिए इनफाइनाइट डायरेक्शंस अवेलेबल है, आप किधर भी जा सकते हो। तो क्या ये मैंने पूरी बात बताई? अगर मैं आपको बोलता बेटा आप अपनी जगह से खड़े हो और आपके घर के गेट की तरफ 5 कदम चलो, तो क्या मैंने आपको एक फिक्स डायरेक्शन बता दी? तो जो आपको पता है कि सर किधर उठ उठ के किस साइड जाना है ना, तो मैंने आपको बताया कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाओ। पॉइंट ए वो है जहाँ पे आप बैठे हो, पॉइंट बी आपके घर के या कमरे का गेट है। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पता चल गए जब आपको, और आपको दूरी भी पता चल गई कि मुझे कितना मूव करना है, तो आपको ये आइडिया लग गया कि एग्जैक्टली में आपको क्या करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी थी, उसको आपने समझ लिया पूरा। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट थी। आप जहां से स्टार्ट हुए जहां तक आप गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बता दिया था। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम, अगर मैं उसके साथ डायरेक्शन बताऊंगे तो आप मुझे पागल बोलोगे। मैं बोलता हूँ बेटा मेरे को फीवर है, 104, मेरे को डिग्री सेल्सियस का फीवर है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कि मैं आपको बोलूं बेटा मेरे को फीवर हुआ है और 104 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ डायरेक्शन? अजीब लगेगा ना। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर, फॉर द डेफिनेशन ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज, जिनमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अब अगली स्लाइड पे बताऊंगा। और अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज इन द डेफिनेशन ऑफ विच वी रिक्वायर डायरेक्शन ऑल्सो, तो उनको हम बोलेंगे वेक्टर्स। डायरेक्शन ऑल्सो यानी कि मैं आपको बोलता हूँ बेटा खड़े हो और 5 कदम चलो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 5 मीटर, मीटर तो यूनिट था, बट डायरेक्शन क्या हुई? नॉर्थ डायरेक्शन, तो रिक्वायर्ड था डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज, फिजिकल क्वांटिटी तो हम स्टडी कर ही रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी हो सकती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट बट डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। मास,
किलोग्राम होगा, किलोग्राम ही बताएंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि किलोग्राम टुवर्ड्स नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। डायरेक्शन डज नॉट मेक एनी सेंस इन डेफिनेशन ऑफ मास। सिमिलरली लेंथ, टेम्परेचर का मैंने आपको बताया, टाइम, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, एनर्जी, वर्क डन, ये सब चीजें स्केलर होंगी। इनके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, बट ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए वी डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, जिसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको हम बोल देंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब वेक्टर्स का आपने मुझे बताया कि सर दे रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर डेफिनेशन। ठीक है जी। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, यहाँ जहां आप बैठे हो वहां से खड़े हो और 5 कदम जाओ अपने घर के गेट की तरफ, तो दैट वाज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट करो 5 कदम का टुवर्ड्स योर गेट, आपके घर के गेट की तरफ, तो ऐसा उसको बोलेंगे वेक्टर। तो फिर हम ये बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर। एग्जांपल एक एक्सेलरेशन का लो, वी वर स्टडीइंग ग्रेविटी, तो हमें पता था ना कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें ये पता था कि इट्स अ वेक्टर, क्योंकि इसको रिक्वायर है कि डायरेक्शन भी बताओ। वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इन विच डायरेक्शन। फोर्स का भी हमें पता होना चाहिए फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन है अलग अलग, तो उससे एक डिफरेंस आएगा ना फिजिकल वर्ल्ड में। उस फिजिकल वर्ल्ड के डिफरेंस को ही अगर पूरी तरह डिफाइन करना है तो वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, इनको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। अब देखो, स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट यानी टेल, एक जहां फिनिश हो रहा है वो पॉइंट यानी कि हेड, और तीसरी इन दोनों के बीच की दूरी, लेंथ। टेल है, टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हेड इज द डेस्टिनेशन पॉइंट, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर, वो क्या डिफाइन करता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। अब देखो, अगर मैथमेटिकल नोटेशन देखें तो मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसे आएगा वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैथमेटिकल नोटेशन में लिखें तो ए है, उसके अंदर मॉडुलस फंक्शन लगा दो तो मोड ऑफ ए, और ये क्या होगा, मोड ऑफ ए होगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पार्ट रख लो, एरो ऊपर से हटा दो। दिस मीन्स कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड नॉट अबाउट द डायरेक्शन एसोसिएटेड। ठीक है जी। अब मैं आपको 2 वेक्टर्स बना के दिखाता हूँ, एक तो यही वाला जो ए टू बी बना है, एक और वेक्टर सी टू डी। तो इनमें से छोटा कौन सा है बताओ, वेक्टर सी टू डी में और ए टू बी में कौन सा छोटा है, ए टू बी तो ये हो गया, बी सी टू डी हो गया, इसमें लेंथ किसकी कम है, So C to D. C to D. सी टू डी की लेंथ कम है। ठीक है, तो जिसकी लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ जिसकी कम होगी उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा फिजिकल वर्ल्ड में, है ना। मानो मैं बोलता हूँ कि ए टू बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, और सी टू डी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो एक्चुअल में ए टू बी की दूरी ज्यादा होगी, यानी ए टू बी जब हम मूव कर रहे हैं तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अनदर केस कैन बी, मैं आपको एक फोर्स वेक्टर दिखाता हूँ, एक फोर्स वेक्टर ये है F1, ठीक है, एक फोर्स वेक्टर ये है F2। तो जब F1 लग रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इसका मतलब है कि फोर्स थोड़ा कम मैग्नीट्यूड में है, यानी उसका एक्चुअल वैल्यू कम है, और F2 ज्यादा है, इसलिए देखो लेंथ इसकी ज्यादा बनाई है ज्योमेट्रिकली। तो ये भी इनकी लेंथ जो है वो रोल प्ले करती है उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए। जितना लंबा वेक्टर का लेंथ होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होगा। चलो, ये बातें सबको समझ आई? चलो ठीक है बेटा। अब देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। हमने देख लिया फिजिकल क्वांटिटी में 2 तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर। अब टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे कि वेक्टर तो है, वेक्टर इज समथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एसोसिएटेड। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे वेक्टर्स के, उनको देखते हैं। चलो, द फर्स्ट वन इज, पढ़ो राशि, पढ़ो आप राशि, राशि बेटा। Yes, sir. हाँ जी, पढ़ो ये The डेफिनेशन vectors इसका। acting along the same line in the same direction or opposite direction is called collinear vectors. डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो कोई मैटर नहीं करता, बट इफ द वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, दिस मींस दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को देखो, क्या ये सेम लाइन पे लगते हुए नजर आ रहे हैं?
दे आर दे अपीयरिंग टू बी एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन? Yes, sir. Yes, sir. कर रहे हैं ना? तो दीज टाइप्स ऑफ वेक्टर दैट एक्ट अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब मैं एक और वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, मानो सी वेक्टर। तो क्या ये सी वेक्टर भी कोलिनियर हुआ ए और बी के साथ? Yes, sir. ऑल दो द डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन बी से अपोजिट है, बट फिर भी ये कोलिनियर हुआ बिकॉज डायरेक्शन कैन बी सेम और अपोजिट। चलो जी, Yes, अब sir. सेकंड टाइप है, ये पढ़ो कंचन, आप पढ़ो बेटा। Two collinear vectors acting along the same direction are called parallel vectors. The angle between the two vectors must be 0 degree. The magnitudes of two vectors need not to be equal. They are also called like vectors. ठीक है, देखो अब ऐसे कोलिनियर वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल जीरो है। जीरो एंगल मतलब क्या हुआ कि दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये एक लाइन है और इसके बीच में दूसरी लाइन इसी के जस्ट ऊपर आ जाए, तो इनके बीच का एंगल अगर देखें तो 0 डिग्री हुआ। तो सेम इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री। अब देखो इन दोनों लाइन को मैं आसपास भी लिख सकता हूँ, जैसे ये तो एक दूसरे के ऊपर बना दी, अगर इसको मैं यहाँ रख दूं और थोड़ा इसको पैरेलल इसके यहाँ रख दूं, तो अब भी इनमें एंगल जीरो हुआ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम नीचे वाले वेक्टर को उठा के ऊपर वाले के ऊपर रखेंगे तो उनमें कोई एंगल नहीं रहेगा, दैट विल बी 0 डिग्री। तो ऑल सच टाइप ऑफ वेक्टर्स विच हैव 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम और दे आर पैरेलल, अगर हम जनरल लैंग्वेज में यूज करें तो दे आर पैरेलल, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, जो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन है, दिस मींस दे आर पैरेलल वेक्टर। चलो अब पढ़ो ये, अंशिका आप पढ़ो बेटा। दीपिका आप पढ़ दो बेटा। हाँ जी दीपिका पढ़ो बेटा। Two collinear vectors acting along the opposite direction are called antiparallel vectors. The angle between the two vectors is pi. The magnitude of two vectors need not be equal. ठीक है, अब देखो पैरेलल में भी मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। पैरेलल जो केस पढ़ा था उसमें भी मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कोई बात नहीं करी थी, हम ये बोल रहे थे कि मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस। सेम चीज है एंटी पैरेलल में। एंटी पैरेलल का मतलब हुआ दे विल बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी एंगल पैरेलल में था 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में पाई, यानी कि 180 डिग्री का एंगल होगा। दिस मींस दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एंगल इज 180 डिग्री, उसके अलावा मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं है। तो ऑल सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे सभी वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, वेक्टर ए ये हुआ, ठीक है, वेक्टर्स को बेटा कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, और वेक्टर बी थोड़ा सा अलग डायरेक्शन ऐसे हो सकता था, थोड़ा नीचे, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई एक इधर एक्ट कर रहा है, दूसरा इधर कर रहा है, 180 डिग्री का एंगल है, बट दे उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो या ना हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है बेटा, चलो अब लास्ट वाला पढ़ो मेरे लिए, कौन पढ़ेगा भाई? हाँ दीक्षा। गरिमा आप पढ़ दो बेटा। गरिमा। Yes, sir. हाँ जी पढ़ो बेटा। And two vectors of same type which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite or negative vectors. ऐसे दो वेक्टर, देखो अब मैग्नीट्यूड की बात आ गई। पैरेलल एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे थे। अब दूसरी चीज क्या बच गई? मैग्नीट्यूड। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एनी टू वेक्टर्स दैट आर ऑफ सेम टाइप विच इक्वल मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो उनको क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। पी का नेगेटिव वेक्टर क्या है? वेक्टर पी है, उसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर पी इज वेक्टर क्यू, है ना? वेक्टर क्यू क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर पी है। तो दिस मीन्स कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि दे शुड हैव 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम एंड देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। ठीक है,
अब देखो अगला देखते हैं, इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर था और इक्वल वेक्टर था। शालिनी पढ़ो बेटा। Two or more vectors having the same magnitude and the same direction, irrespective of their positions in space, are called equal vectors. ठीक है, इनकी बात ये हुई कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, सीधा सीधा समझ आता है कि डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम है। तो ठीक है, लेंथ इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो ऑल दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, और उनके बीच में हम इक्वालिटी का साइन लगा के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब देखो एक वेक्टर और होता है, ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक, तो ये गरीब वेक्टर हुआ जिसके बाद ना तो बेचारे के पास मैग्नीट्यूड है, जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। तो ऐसा क्या वेक्टर हुआ, तो ना तो मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन है, तो इस ऐसे वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर। और नल वेक्टर इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ओ के ऊपर एरो। ठीक है, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे यार, क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर हम देखें तो जीरो मैग्नीट्यूड मतलब देयर इज लेंथ ऑफ द वेक्टर इज जीरो, और जीरो डायरेक्शन का मतलब ना तो उस पर टेल है ना हेड है, तो ग्राफिकली नल वेक्टर को डिफाइन करना नॉट इज इम्पॉसिबल। फिर भी हम नल वेक्टर लेके चलते हैं, क्योंकि कई कई बार कुछ कुछ कंडीशंस में टू स्पेसिफाई द फिजिकल फिनोमिना हमें इन सब वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ जगह भरने के लिए कि यार यहाँ पे एक वेक्टर आना चाहिए बट उसका मैग्नीट्यूड भी ना हो, डायरेक्शन भी ना हो, ऐसे हम यूज करते हैं नल वेक्टर्स को। टू वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल पॉइंट। ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। देखो यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ना, यानी इनके टेल जो है, टेल ऑफ वेक्टर ए टेल ऑफ वेक्टर बी एक ही जगह पे है, ओ पे, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे को इनिशियल बिकॉज देयर इनिशियल पॉइंट इज सेम। ठीक, चलो उसके बाद आता है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ दे टर्मिनेट एट अ कॉमन पॉइंट। ऐसे दो वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है, इफ दे टर्मिनेट एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है बेटा, ए और बी वेक्टर्स हैं, ये खत्म एक जगह पे हो रहे हैं जाके, यानी पॉइंट ओ पे, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे को टर्मिनल बिकॉज देयर टर्मिनल पॉइंट इज कॉमन। कॉमन इनिशियल पॉइंट को इनिशियल, कॉमन टर्मिनल पॉइंट को टर्मिनल वेक्टर। चलो एक और टाइप होगी, अगर वेक्टर्स इफ दे आर इन सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड और कॉल्ड लोकलाइज, इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स, दे आर कॉल्ड नॉन लोकलाइज। अगर उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमें पता है, तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर हुए। इफ वी डोंट नो अबाउट द इनिशियल पॉइंट तो उनको बोलेंगे नॉन लोकलाइज एंड लोकलाइज। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये वाली आपको ज्यादातर काम नहीं आएंगी, लास्ट वाली कहीं भी, बट ये मोटा मोटी आपने देख लिया, अगर कहीं वर्ड आए तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज नोट्स को रिवाइज कर लेंगे बेटा, तो आपको ये याद हो जाएंगी चीजें। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नामकरण, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कंचन है, गरिमा है, वीर सिंह है, सब बच्चे हैं जितने भी, आपका नाम किसी ने रख दिया एक बार, ऐसे ही वेक्टर्स का भी नाम किसी ने रख दिया कि भैया ऐसे ऐसे टाइप के वेक्टर मिलते हैं, उनके सबके ये नाम है, तो ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे। वी हैव टू जस्ट मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, वी डोंट हैव एनी अदर वे टू गो। ठीक है बेटा, अब अगली बात आती है यूनिट वेक्टर की। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब ये पढ़ो, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा बेटा? कंचन पढ़ो बेटा, कंचन। सर वो वाला पेज ही नहीं शो हो रहा है। अरे हाँ ये भी बात है, पीछे चला गया, बोलो बेटा। When a vector is divided by its own magnitude is called a unit vector. Along the direction of a vector, it has no dimension or unit. It is used to specify a direction only.
ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, तो आउटपुट होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर क्या दिखाएगा, इट इज ओनली यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन। सिर्फ यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा और मैग्नीट्यूड एक हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी यूनिट। यूनिट मतलब वन, सिंगल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज वन और डायरेक्शन उसकी वही जो उसके ओरिजिनल वेक्टर की थी, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो वेक्टर ए था, ए वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको बोलेंगे ए कैप, कैप लगाते हैं, ये लिखने का तरीका है, टोपी पहना दो तो मतलब यूनिट वेक्टर हो गया ए कैप। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कर दो वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा कर देंगे। ये क्या आएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए, तो ए हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड है क्योंकि हमने इससे ऊपर से ये एरो हेड हटा लिया, एरो हेड हटा लिया मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो ये कर दिया हमने। देखो इसके बाद दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि इट इज ओनली यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, सिर्फ ही डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। अब वेज टू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, देखो बेटा कुछ कुछ चीजें आपको बता देते हैं यहाँ पे, ये होंगी अब ये मिटेगा नहीं, दिक्कत ये आ गई इसके साथ, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो देखो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन rectangular coordinate system are called I cap, J cap and K cap respectively. Unit vectors along x, y, z, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये सब देखा है ना, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा है, x होगा, y होगा और इनके दोनों के परपेंडिकुलर z होगा, ये सब देखते आए हम आज तक। तो ऐसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम x डायरेक्शन की तरफ बात करें यूनिट वेक्टर की तो वो होगा I कैप, वाई डायरेक्शन की तरफ बात करें तो उसको बोलते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन की तरफ बात करें तो वो होगा के कैप। ठीक, मैं एक ऐसा पॉइंट आपको बताता हूँ, ये पॉइंट पी, जिसके डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इट इज 3,3,0, यानी कि इट इज 3/3 इसका मैग्नीट्यूड है, 1 2 3 है ये एक्स पे, और ये पॉइंट कॉमन पॉइंट ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट इसका ये है 0,0,0 और 3 ही इसका मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस पे, 1 2 3। ठीक है, ऊपर 4 5 भी होंगे, इधर भी 4 5 होंगे। ठीक है, और z पे ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी z के ऊपर इसने गया ही नहीं है। तो एक पॉइंट P है जिसका x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 3 है और z एक्सिस पे 0 है। तो इसका अगर मैं वेक्टर लिखने लगूं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दिस मींस कि 3 मैग्नीट्यूड अलोंग x डायरेक्शन, बोल सकता हूं ना भाई, 3 पॉइंट्स अलोंग x डायरेक्शन, बोल सकता हूं कि नहीं? अगर मैं इस पहली चीज को लूं, सिर्फ इस पहली चीज को लूं और यहाँ पे देखूं इसको लूं, तो ये बोल सकता हूँ ये x डायरेक्शन के अलोंग है, Yes, sir. ये वाला 3 y डायरेक्शन के अलोंग है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये वाला 0 है ये z डायरेक्शन के अलोंग है। Yes, sir. अब देखो, तो क्या मैं p को, वेक्टर p को ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर p इज इक्वल टू 3 अलोंग x एक्सिस है, तो 3 और अलोंग एक्सिस मतलब डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, तो मैं अभी आपने पढ़ा कि डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, यूनिट वेक्टर का। I cap. तो 3 आई कैप लिख दूं इसको, Yes, sir. फिर y वाला उठा लेता हूँ, y में भी 3 है तो 3 J j cap. कैप लिख देता हूँ, ठीक है. और फिर z में क्या है 0, तो 0 k कैप लिख दूं। अगर इकट्ठा लें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 3 आई कैप प्लस 3 j कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं ये लिखा मिले 3 आई कैप 3 j कैप 3 k कैप, हमें पता चल जाएगा कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड 3 है क्योंकि आई कैप के साथ में 3 लिखा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मैग्नीट्यूड 3 है क्योंकि जे कैप के साथ में 3 लिखा है, और जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड इधर 0 है क्योंकि ये के कैप के साथ 0 लिखा हुआ है। सब लोग समझ पाएंगे इस बात को? Yes. तो Yes, sir. तो ये आई कैप जे कैप और के कैप ये सारी चीजें बेटा यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर्स अलोंग
एक्स एक्सिस जो है वो आई कैप है, वाई एक्सिस के लोंग है जे कैप है, और जेड एक्सिस के लोंग है वो के कैप है। तो ये बात सबको समझ आती है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ मेरे को, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है आर थीटा जेड, वो पता है सबको? किसी ने सुना है आर थीटा जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में? No, sir. अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो सुना होगा। देखो, जैसे एक्स वाई और जेड, ये होता है कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की 3D स्पेस को स्पेसिफाई करता है ना भाई, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, उनके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गई, तो हम 3 डायमेंशन में पहुंच गए। Yes, sir. और 3 डायमेंशन में पहुंचने के बाद क्या होगा, 3D स्पेस को डिफाइन कर पाए आपको, 3D स्पेस में कोई भी चीज है, वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कंबाइंड, हो सकता है ना? yes sir. तो Yes, sir. तो ऐसे ही 3D स्पेस को डिफाइन करने के लिए और भी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, सिर्फ एक्स वाई जेड नहीं होता। उसमें से एक है आर थीटा जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल। देखो, कार्टेशियन में तो हमने ये देखा था एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो हम यहाँ से पता है कि भाई कोई भी 3D स्पेस में कहीं भी कोई पॉइंट होगा, हम उसको ऐसे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू डिफाइन करके हम बता सकते हैं कि कहाँ पे वो पॉइंट है। यही चीज पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आर थीटा और जेड। अगर आर थीटा और जेड पता हो, देखो हम एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, हमें यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो हमें इन दोनों की दूरी बतानी है, हमें इन दोनों की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बतानी है। तो वी कैन यूज 2 डिफरेंट पॉइंट। ये देखो, एक यही पॉइंट यहाँ था, तो हम बता सकते हैं यार इसका 1 2 3 है, तो इसका 4 7 ऐसे कुछ 9 कुछ भी हो सकता है रैंडमली। तो हमें पता है कि ये इतना था इतना, तो इनके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि यार इनकी दूरी कितनी होगी, ठीक। सिमिलरली अगर मैं आर थीटा जेड बताना है, तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी तक मुझे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, आर लूंगा। आर लूंगा मतलब 0 पॉइंट पे आर लूंगा, यानी कि ये 0 एक्सिस पे लिया आर, एक रेडियस लिया, ठीक है, आया, इसको बोल दिया आर। फिर मैंने लिया थीटा, मैं इसको घुमा के ले गया इसी रेडियस को थीटा पे, थीटा पे आ गया, तो ये जो पॉइंट आया ये आया थीटा। फिर मैं जेड डायरेक्शन में भी मूव करूंगा, इसको जेड में गया, ये जेड में गया। तो क्या इन तीनों की मदद से भी मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाया? पहले रेडियस लिया, फिर उसको घुमाया, फिर उसको फिर जेड में ले गया। तो ये भी तो एक तरीका हो सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ये आप समझो मत, बस ये आपको वैसे ही बता दिया कि किसी को अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट उसमें लग रहा है, कहीं कहीं सुना होगा, तो ये पता चलेगा कि दिस इज जस्ट अनदर सिस्टम टू स्पेसिफाई द थिंग्स। तो अगर आर थीटा जेड है, तो हमारे पास उसके इन तीनों डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि आर के अलोंग और जेड के अलोंग, ठीक है, और थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी हम क्योंकि कार्टेशियन में ही बात करते हैं, मोस्टली हमारा सारा काम कार्टेशियन में चलता है, तो वी विल बी जस्ट इंटरेस्टेड इन आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो देख लो यहाँ पे, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, और जेड के अलोंग के कैप। ये सबको समझ आया? Yes, sir. Yes sir. Yes. ठीक है। और यूनिट वेक्टर को स्पेसिफाई करने का ये तरीका है कि वेक्टर से उसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो सिर्फ क्या बचेगी, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आएगी 1, और बचेगा क्या, Yes sir. डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। भाई मैं बोलता हूँ 5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, या मैं बोलता हूँ देखो ये दे ही रखा है ना इधर नीचे, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 5 न्यूटन इज अ फोर्स, किस साइड एक्ट कर रहा है, डायरेक्शन उसकी दे दी ईस्ट डायरेक्शन में। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन भी दे रखा है, इन दोनों को स्पेसिफाई करके क्या आया, वेक्टर आया एफ, फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर को कैपिटल में लिख के उस पे एरो लगा दिया, एरो लगाया हेड पे, तो यानी कि इट्स अ वेक्टर, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बता दो, 5 न्यूटन इन ईस्ट एक फोर्स वेक्टर है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर बता दो, तो क्या मैं इसको 5 से डिवाइड नहीं करूंगा? अगर मेरे को 5 यूनिट वेक्टर अलोंग एफ निकालना है, तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एफ, अगर मैं उसको बोल देता हूँ एफ कैप, सपोज करो उस यूनिट वेक्टर को मैं बोल देता हूँ एफ कैप। मिटता क्यों नहीं है यार ये,
ये मिट नहीं रहा यार, कुछ तो इसमें दिक्कत है, छोड़ो। मान लो एफ कैप ये एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एफ, तो ये क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, ये क्या होगा बेटा 5 न्यूटन इन ईस्ट डिवाइडेड बाय 5 न्यूटन। तो क्या बचेगा आंसर, क्या बचेगा बताओ। यूनिट एज इट इज रखेंगे, यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे, वी विल बी डिवाइडिंग जस्ट बाय मैग्नीट्यूड, तो यूनिट तो एज इट इज रखेंगे बेटा। अरे यार ये मिटता ही नहीं है, रुको। हाँ देखो इधर इधर देख लो बेटा, एफ है, अगर मैं बोलता हूँ कि यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है तो वो एफ कैप होगा, दैट विल बी 5 न्यूटन इन ईस्ट। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, यानी कि वी आर जस्ट डिवाइडिंग इट बाय द मैग्नीट्यूड, तो 5 हट जाएगा, क्या बचेगा 1 न्यूटन इन ईस्ट। तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन बच गई, और उसके अलोंग डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बचा 1। 1 को ही तो बोलते हैं यूनिटी, वननेस, यूनिटी, एकता। भाई एकता को बोलते हैं ना यूनिटी, एकता मतलब कहाँ से आया, एक से, एक इज 1, तो यूनिटी। यूनिट मैग्नीट्यूड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो 5 न्यूटन इन ईस्ट का यूनिट वेक्टर क्या आया, 1 न्यूटन इन ईस्ट। अब यहाँ तो इजी हो गया ये। कभी कभी अगर हमें रिजोल्व फॉर्म में दिया होगा वेक्टर एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो फिर हमें तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही सब बातें यहाँ पे लिख दी गई है नोट्स में, पढ़ लेना बेटा। चलो अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की। देखो हम बात कर रहे थे ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर, वही चीज मैं जो एक्स वाई जेड पे बता रहा था आपको कि पॉइंट पी है, एक्स वाई और जेड उसके कोऑर्डिनेट है, तो एक्स किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग यानी आई कैप, वाई किसके अलोंग है, वाई के अलोंग यानी जे कैप, और जेड किसके अलोंग है, जेड यानी के कैप। तो इसको मैं पी को लिख सकता हूँ ना, पी, या फिर ये आर लिखा है देखो मैंने, वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। पॉइंट पी की पोजीशन को दिखाने वाला वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, ओ के, यानी ओरिजिन के 0 0 0 0 0 0 के रिस्पेक्ट से पॉइंट पी की पोजीशन को दिखाने वाले वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ आर, आर वेक्टर स्मॉल आर पे, और इसी वेक्टर को बोल दिया मैंने पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इट इज शोइंग द पोजीशन। तो अब आर को लिखने लगूंगा, तो मैंने मैग्नीट्यूड देखा एक्स है, एक्स किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, तो आई कैप लगा दिया। वाई किसके अलोंग है, वाई के अलोंग, तो जे कैप लगा दिया। और जेड किसके अलोंग है, जेड, तो के कैप लगा दिया। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये समझ पाए सब। Yes, sir. यूनिट वेक्टर यूज किया ना बेटा, यूनिट डायरेक्शन, यूनिट के साथ डायरेक्शन आ गई, और मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ था एक्स वाई जेड, तो बस मैग्नीट्यूड को रखते गए और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते गए, तो हमारे पास पूरा कंप्लीट वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी कि 0 0 0 के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। सच ए वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। चलो अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के बहुत करीबी करीबी हैं। पोजीशन वेक्टर वाज शोइंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी शोइंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, तो दिस विल बी गिवन बाय अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर वही स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन रहा होता, तो दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। देखो अब यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट P1, अगर इसको बोल दें, इसको बोले P2, तो पॉइंट P1 की क्या पोजीशन वेक्टर तो मेरे पास है R1, पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर है R2। अगर पॉइंट P2 की हमें पोजीशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P1, तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर यहाँ पे मैं बना दूं S, तो S की वैल्यू क्या होगी, S विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करके हम वैल्यूज देखो, हमें मैग्नीट्यूड गिवन थे x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, या x1 y1 z1 था। हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया कौन से को, जो डेस्टिनेशन वाला था उसमें से
इनिशियल वाले को, यानी x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 k कैप। उन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन सेम रहेंगी। ठीक है, चलो ये चीजें याद हो जाएंगी यार, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बेसिक चीजें हैं। जिन बच्चों ने कर रखे हैं उनको ऑलरेडी पता है, इनको नहीं अभी समझ आ रहा तो आप एक दो न्यूमेरिकल करोगे सब क्लियर हो जाएगा। और ये चीजें ज्यादातर करने से ही आपको आएंगी बेटा, ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है कि ये समझ नहीं आ रहा है या फिर नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का खेल है सारा, इसको आप करोगे तो हो जाएगा। देखो ये पोजिशन, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर वेक्टर एस, एस को बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है, एस के लिए क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एस के हमें मैग्नीट्यूड निकालने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में, यानी एक्स वाई जेड में। क्यों? क्योंकि वी आर टेकिंग इट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन ही डायरेक्शन होती है, एक्स वाई और जेड। एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, अब नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट अलोंग द थ्री रिस्पेक्टिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड। अब पॉइंट एस, जो वेक्टर एस है उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। वेक्टर एस का हेड देखेंगे, वेक्टर एस का हेड किसकी तरफ है, पॉइंट P2 की तरफ। देखो ऐसा मत सोचना सर ने अभी बनाया, पहले ही था, इधर दिखा देते हैं आपको बेटा। पॉइंट एस का वेक्टर, एस का हेड इस साइड है पॉइंट P2 की तरफ, और टेल है P1 की तरफ। तो अगर हमें एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स एस का मैग्नीट्यूड निकालना है अलग अलग डायरेक्शन में, तो वी विल सब्ट्रैक्ट टेल वाले साइड को हेड वाली साइड में से, टेल वाले साइड को हेड वाली साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो तो यही किया है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसा करेंगे। सच ए वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब यहां तक किसी को नहीं आया तो बेटा हैंड रेज करो, पूछो। पूछो भाई पूछो। ठीक है, तो इससे अगला आता है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है शायद इसमें। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने को बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कोई एक वेक्टर गिवन है, सपोज करो इधर हमें आर वेक्टर गिवन है, ठीक है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर गिवन है आर। ठीक है, अब इसको हमें रिजोल्व करना है, वी हैव टू ब्रेक इट डाउन। अब रिजोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, अलोंग द वेरियस एक्सिस। जैसे हम अलग अलग एक्सिस के को इकट्ठा करके लिख रहे थे, इधर x1 i कैप, y1 j कैप, ये तो हमने क्या किया, कंस्टिट्यूट किया, वेक्टर को हमने बनाया with the help of different magnitude along all the given three directions। तीन अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती हैं, उनके अलग अलग जो जो उनका मैग्नीट्यूड था उसको इकट्ठा करके लिखा और लिख दिया वेक्टर r1 इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इफ वी आर डिवाइडिंग, अगर इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, यानी अगर एक वेक्टर गिवन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अलोंग द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, तो उसको बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसको रिजोल्व कर रहे हैं अलोंग द गिवन डायरेक्शंस। बोलो बेटा कोमल, डाउट है? कोमल, ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखो कुछ तूफानी कुछ है नहीं। मेरे को बताओ साइन थीटा क्या होता है बेटा, देखो सर P/H। ये एक है ट्राइंगल, पहले तो ये जान लो कि साइन थीटा कोस थीटा सब किस में एग्जिस्ट करते हैं, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, है ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये है बेस। ठीक, अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा। अच्छा Perpendicular upon hypotenuse। अच्छा, थीटा कहाँ होगा, पहले थीटा तो डिसाइड कर लें फॉर्मूला तो हमने रट रखा है, थीटा कहाँ होगा बताओ। थीटा विल बी बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, इनके बीच में एंगल होगा थीटा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे है, अब बताओ साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही बताया। कोस थीटा Base upon बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा perpendicular upon base। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, इनके जस्ट उल्टा उल्टे होंगे, कोसिकेंट थीटा वो होगा secant theta, cot theta। ठीक है, उसके बाद
सीकेंड थीटा है वो होगा 1 अपॉन बेस अपॉन बेस कोस थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और एक होगा कोट थीटा, कॉस थीटा को कोटेंजेंट, इसको बोलेंगे 1 अपॉन टेंजेंट, 1 अपॉन टेंजेंट है ना, बी अपॉन पी यानी कि बी अपॉन पी बाय, ये हो गया। ये सबको आता Yes, sir. है ना, Yes, बेसिक sir. सी बात। अब Yes, देखो sir. अब हम इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, वी विल बी रिजोल्विंग अ गिवन वेक्टर इनटू कंस्टिट्यूएंट डायरेक्शन, उसके जो कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे, कंपोनेंट्स अलोंग द डायरेक्शन। देखो बेटा, क्या हम उसी एंगल को यानी इमेजिन कर सकते हैं, वैसा सही ट्रायंगल नहीं बन रहा, देखो ये एक वेक्टर आर है इधर, ठीक है, और उसी का एंगल थीटा बना हुआ है नीचे, देखो ये थीटा, और ये दो डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन इधर है और ये वाई डायरेक्शन है। तो क्या मैं इसी आर को, वेक्टर आर को डिवाइड कर सकता हूँ एक्स और वाई के कंपोनेंट अलोंग? तो ये बताओ मुझे, ये वाली दूरी कितनी होगी? क्या ये बेस नहीं है और ये हाइपोटेन्यूज नहीं है? Yes, sir. और ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? साइन साइन थीटा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर अगर हम निकालें तो अगर इसी से P निकालने बैठे तो H साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, यानी कि H इंटू साइन थीटा। H यहाँ पे क्या है? वेक्टर R। तो अगर P की वैल्यू निकालने लगूं तो R साइन थीटा निकली, और Yes, B sir. B क्या निकलेगा? R कोस थीटा। Cos theta. सिमिलरली B विल बी R कोस थीटा। तो यही हमने देखो किया है, हमने अलग अलग गिवन डायरेक्शन के अलोंग उसको डिवाइड कर दिया है। इधर देख लो, हो गया ना डिवाइड। भाई ये देखो, ये आर था इधर, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर आर साइन थीटा होगा क्योंकि थीटा ये है, और ये आर कोस थीटा होगा। तो ये हम एक गिवन वेक्टर को दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। ये कितने बच्चों को आता है? ये हम लोग मैकेनिक्स में भर भर के करेंगे कि एक वेक्टर है, उसको अलोंग द प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन, ये सब। ये समझ आया कि एक वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं, टुकड़ों में पार्ट बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। Yes, sir. आ गया ना? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब देखो बेटा, यही चीज जो मैंने आपको बताई एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं, बट उसको अगर इंग्लिश में या फिर एग्जामिनर को बताने के लिए लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका ये होगा, कोस थीटा विल बी, सॉरी, बेस अपॉन, बेस क्या है? ये बेस है नीचे वाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी आर दे रखी है, तो ओ एम बाय आर। तो फिर ओ एम निकालने लगेंगे, ओ एम की दूरी आर कोस थीटा, ठीक है जी। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम बाई आर, और पी एम निकालेंगे तो आर साइन थीटा, ये हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ क्या है ये हम बाद में देखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। इसको छोड़ भी दोगे तो कोई नहीं, क्योंकि ये एक साथ जोड़ के लिखने का तरीका है जो हमने देख लिया। डिवाइड करने की बात हो रही है अब, ये हमने डिवाइड कर लिया अलोंग द डायरेक्शन, एक साथ लिखने लगे तो ये हमारी रिजोल्व फॉर्म है और ये कंपोज्ड फॉर्म है। कंपोज्ड फॉर्म मतलब वेक्टर आर, रिजोल्व फॉर्म मतलब आई कैप के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड, जे कैप के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड। तो आई कैप था एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के अलोंग मैग्नीट्यूड आर कोस थीटा है, तो आर कोस थीटा टाइम्स जे कैप लिख दिया। वाई डायरेक्शन के अलोंग मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा है, तो यानी आर साइन थीटा टाइम्स जे कैप लिख दिया, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख के लिखा तो इसको बोलेंगे कंपोज्ड फॉर्म, और अलग अलग रिजोल्यूशन कर दिए एक्स के लोग तो इसको बोलेंगे रिजोल्व फॉर्म। चलो, अब मैग्नीट्यूड, हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? ये वाला ट्राइंगल जो हमारा था, इसमें ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, ये राइट एंगल ट्राइंगल था। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हम ऐसे नहीं निकालते थे, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, याद है सबको? तो तो सेम चीज यूज करके हमने क्या किया, आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू मतलब आर एक्स, एक्स के अलोंग आर का कंपोनेंट, यानी कि आर साइन, ये आर कोस थीटा, आर वाई, वाई के अलोंग आर साइन थीटा, इनका स्क्वायर कर दो और उसका अंडर रूट ले लो तो हमारा आर आ जाएगा, है मैग्नीट्यूड निकालना है तो। और अगर डायरेक्शन निकालनी है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि पर पी बाय बी, पी बाय बी। परपेंडिकुलर क्या है? आर साइन थीटा, बेस क्या है? आर कोस थीटा, यानी कि आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स।
भाई आर वाई का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई डायरेक्शन, यानी कि ये वाई डायरेक्शन तो ये है, यानी आर वाई ये है, ये आर एक्स है एक्स के along। तो आर वाई आर साइन थीटा है, आर एक्स है आर कोस थीटा, आर, तो वो क्या होगा फिर हमारा टेन थीटा हो जाएगा, Sin theta. ठीक है ना। तो इसी को तरीके से लिख रखा है, आप देख लेना। सिमिलरली थ्री डी में क्या करेंगे, अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस है तो हम आर एक्स आर वाई आर जेड, जेड भी कंपोनेंट उसमें आ जाएगा। तो उसी उसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो आर को रिजोल्व किया, आर एक्स आई एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, आर वाई वाई के अलोंग यूनिट कैप्टर जे कैप, आर जेड जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। फिर सिमिलरली आर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो एक्स का स्क्वायर आर एक्स का, आर वाई का, फिर आर जेड का, तीनों का स्क्वायर लो, उसका अंडर रूट ले लो। सेम रूल्स जो हमने 2D में पढ़े वही रूल लागू होंगे 3D में, ठीक है बेटा। कोस थीटा वाई आर वाई भी, कोस थीटा एक्स आर एक्स बाई आर, कोस थीटा जेड आर जेड बाई आर, ठीक। और लिखना है तो इनको लिख के 1 का मैग्नीट्यूड आएगा, ये मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो ये सेम ही चीजें हैं, 3D में भी अप्लाई होंगी। अब जो हमने आज सीखा उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करो, सब लोग अटेम्प्ट करो एक बार, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, करो बेटा। हो पाएगा क्या, पढ़ा क्वेश्चन आपने? सिर्फ 1 को कर लो, आप 1 को सोल्व कर लो, बाकी मैं कराऊंगा। 1 अटेम्प्ट कर लो, ये बड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा नहीं तो। हमारे पास R1 गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप। अब हम एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है, एंगल विद एक्स एक्सिस और यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स। तो पहले यूनिट वेक्टर निकालो, फिर एंगल विद एक्स एक्सिस निकालो और मैग्नीट्यूड निकालो। हुआ क्या किसी का बेटा? देखो मैं बता देता हूँ फटाफट, हम फिर कल करेंगे इन तीनों क्वेश्चंस को। देखो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड क्या होगा,
एंगल का ऊपर जो एरो हटा दें वेक्टर का, आर कैप जो था, आर के ऊपर एरो था उसको हटा देंगे। दिस मीन्स कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ R1। ये क्या होगा, इसके अलग अलग कंपोनेंट है, इनका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट में डाल दो, यानी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। एक्स के अलोंग जो था आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर, ठीक। ये क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 4 + 4 इक्वल टू अंडर रूट 8, इसको लिख सकते हैं 2√2। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। एंगल विद एक्स एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर, एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अगर हम इस वेक्टर को ड्रॉ करें, कोई कर पाएगा ये बताओ, तो बच्चा इसको कर पाएगा बेटा? ट्राई किस बच्चे ने किया, यस बोलो एक बार। अरे सो गए सब लोग? सर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इनको ना कल ही करेंगे। मैग्नीट्यूड आपको आ गया ना समझ, एक बार ये वेक्टर ड्रॉ करने और सिखाने हैं बेटा आपको। अगर वेक्टर गिवन है तो उसको ड्रॉ कैसे करना है, फिर आप लोग समझ पाओगे कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होगा, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट किसके साथ होगा, ठीक है। तो अभी तो सारा टाइम होगा, अगले क्लास का टाइम है, यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे तीनों का, फिर एंगल, फिर यूनिट। एक बार ड्रॉ करना सिखाना पड़ता है। चलो अभी आज के में किसी को डाउट है तो स्टे करेंगे, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप ऑफ द डे, और बाकी कल पढ़ेंगे बेटा। डाउट है वो बच्चे रुकेंगे, हैंड रेज करेंगे, बाकी सब लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं सब। चलो बेटा।